वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं टक्कर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों इसके पहले वाले जो दो पार्ट हैं उसके अंदर हमने इसके जो पहले वाले 245 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों हमारे जितने भी यानी शुरुआत के 45 क्वेश्चन थे दोस्तों वो सभी हमारे सैद्धांतिक क्वेश्चन थे एंड दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं तो मैंने वही ज़्यादा क्वेश्चन लिए थे, लेकिन दोस्तों आपकी एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके अंदर अपन कुछ अंक की क्वेश्चन लेते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये स्टार्ट होंगे 46वें से। दोस्तों यानी कि पहले वाले 45 क्वेश्चन है वो हमें दो वाले पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारा इसके पार्ट नंबर 3 की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। आपको पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 kg तथा 5 kg द्रव्यमान के दो पिंड किसी मीनार के शीर्ष से छोड़े जाते हैं। पृथ्वी से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर दोनों पिंड में कौन सी राशि समान होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि दोस्तों एक मीनार है, उससे दोस्तों दो पदार्थों को छोड़ा जाता है। एक का द्रव्यमान 1 kg है, दूसरे का 5 kg। यदि दोस्तों दोनों पृथ्वी से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं तो इन दोनों में आपको बताना है कि उस समय कौन सी राशि समान रहेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यदि दोनों 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं पृथ्वी से तो इनकी वेलोसिटी का मान बराबर होगा। दोस्तों ये क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए जब किन्हीं भी वस्तुओं को दोस्तों समान ऊंचाई से गिराया जाता है तब वे नीचे पहुंचती हैं तो उनकी वेलोसिटी का मान इक्वल होता है। क्योंकि दोस्तों वेलोसिटी का जो मान है वो केवल ऊंचाई पर डिपेंड करता है, न कि इनके द्रव्यमान यानी कि जो हमारे दोस्तों जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता। जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर नीचे आते वक्त वो वेलोसिटी यानी कितनी ऊंचाई से गिराया जा रहा है उसी ऊंचाई पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर दोस्तों दोनों को समान ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो इसलिए इनका जो वेलोसिटी का मान होगा वो समान होगा। बल्कि दोस्तों संवेग, गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा में हमारा जो द्रव्यमान होता है वो इस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि संवेग होता है हमारा mv, गतिज ऊर्जा होता है हमारा 1/2 mv² और कुल ऊर्जा में भी हमारी गतिज ऊर्जा शामिल होती है। तो इसके कारण द्रव्यमान अलग अलग होने के कारण ये तीनों राशियां हमारी भिन्न भिन्न होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है उसका मान मास पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 47वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक दूसरे की ओर गतिमान वस्तुएं आपस में टकराकर विपरीत दिशाओं में गतिमान हो जाती हैं। इससे वस्तुओं का ताप कुछ बढ़ जाता है क्योंकि गतिज ऊर्जा का कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जब एक दूसरे से दोस्तों जो कोई दो गतिमान वस्तुएं हैं वो आपस में टकराती हैं तो टकराने के बाद दोस्तों यानी विपरीत दिशा में गति करती हैं और साथ ही दोस्तों इनके मध्य में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी दोस्तों कुछ ताप बढ़ जाता है इन वस्तुओं का। और वो किस कारण बढ़ता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कुछ ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, इसी के कारण ही इसका जो टेम्परेचर होता है वो कुछ यानी बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा दो गुनी कर दी जाए तो इसका संवेग होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया, आपको कोई कण है हमारी, यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों आपको वो 2 टाइम्स कर देंगे यानी 2 गुना कर देंगे तो आपको बताना जो संवेग होगा वो कितना गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो p² / 2m होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो p आपको प्राप्त होता है वो 2me प्राप्त होता है। यानी दोस्तों जो p समानुपाती होती है वो होती है √e के। यदि दोस्तों e को अपन 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा जो संवेग होगा वो √2 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि इसके रूट लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जाता है तो यह 80 मीटर चलकर रुक जाती है। यदि गाड़ी का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो अवमंदक बल से गाड़ी रुकेगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई एक चलती हुई गाड़ी है, यदि दोस्तों इस पर अपन ब्रेक लगाते हैं तो यह 80 मीटर दूरी चलती है। दोस्तों यदि इस समय पर इसकी जो वेलोसिटी का मान हो अपन 2 गुनी कर दी जाए और दोस्तों उसी तरह से अपन ब्रेक लगाए नहीं दोस्तों वही अवमंदन बल लगाएं तो दोस्तों आपको बताना है कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी 4 गुनी दूरी पर। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यानी दोस्तों अपन ब्रेक लगाते हैं तो वस्तु विराम अवस्था में आने से पहले जो जितनी दूरी तय करती है वो दोस्तों u² के समानुपाती होती है। यानी गति का तृतीय समीकरण आपने पढ़ा होगा
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as होता है। दोस्तों यदि गाड़ी रुक रही है तो हमारा अंतिम वेग तो हो जाएगा 0। तो फिर इस इक्वेशन से आप देखते हो कि हमारा जो विस्थापन होता है वो यू स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो यहाँ से यदि दोस्तों अपन यू के मान को अपन 2 गुना करेंगे तो ये स्क्वायर के समानुपाती होती है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी जो रुकने से पहले जो तय की गई दूरी होगी वो हमारी 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और दोस्तों आपके एयरफोर्स के भी फॉर्म आ गए हैं, कोस्ट गार्ड की भी एग्जाम दोस्तों दोनों अप्रैल में होनी है, और एनडीए के एग्जाम दोस्तों आपके अप्रैल में है। तो दोस्तों उन एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आंकी क्वेश्चन भी दोस्तों आपके सभी एग्जामों में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी करने आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि एक मोटर बोट 3 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। यदि पानी के प्रवाह के कारण इस पर 500 न्यूटन का बल लगता है तो वोट की शक्ति है। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो हमारी कोई वाटर बोट है वो दोस्तों 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से गति कर रही है। यदि दोस्तों इस पर जो पानी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है यानी प्रवाह के द्वारा वो लग रहा है 5 न्यूटन का, तो आपको बताने की शक्ति कितनी होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि आपको वेलोसिटी एवं फोर्स का मान दिया हुआ हो तो उस समय दोस्तों हमारा जो शक्ति का मान होता है वो फॉर्मूला होता है वो एफ क्रॉस भी होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे यदि शक्ति का मान है तो बल का मान आपको दिया हुआ है 500 और वेलोसिटी का मान दिया हुआ है 3। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1500, या इसको अपन लिख सकते हैं 1.5 किलो वोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक कण F इजिकल टू सी एक्स बल के प्रभाव में x1 से यानी x बराबर 0 से x बराबर x1 तक विस्थापित होता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य है। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई वस्तु है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो सी एक्स लग रहा है, दोस्तों वह 0 से x1 तक विस्थापित होती है, तो कार्य है। तो दोस्तों इस कंडीशन ऐसा यानी दोस्तों आपको फलन दिया हुआ हो तो यदि किया गया कार्य पूछा हुआ हो तो दोस्तों आपको विस्थापन के सापेक्ष से उसका समाकलन कर देना है। तो दोस्तों यदि आप बल का समाकलन करोगे तो आपका कार्य प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये विस्थापित हो रहा है 0 से x1 से, तो यहाँ पर अपन लिमिट रख देंगे 0 से x1। तो इसको यदि अपन सोल्व करेंगे दोस्तों एफ का मान रखेंगे अपन सी एक्स, और इस एक्स के सापेक्ष दोस्तों अपन समाकलन करेंगे तो हमारा 1/2 सी एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों ये लिमिट रखेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 1/2 सी x1 का स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों यदि सी एक्स बल के कारण कोई वस्तु 0 से x1 तक विस्थापित होती है तो किया गया कार्य हो जाएगा हमारा 1/2 सी x1 स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 52वां क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 5 न्यूटन बल के प्रभाव में एक वस्तु सरल रेखा में 10 मीटर दूरी तय करती है। यदि किया गया कार्य 25 जूल हो तो बल द्वारा वस्तु की दिशा में बनाया गया कोण। यानी दोस्तों आपको बताना कि कोई हमारा एक वस्तु है, इस पर दोस्तों हमारा 5 न्यूटन का बल लग रहा है, और दोस्तों यह 10 मीटर की दूरी तक विस्थापित होती है, और इसके द्वारा किया गया कार्य आपको ये दिया हुआ है। तो आपको कार्य एवं जो हमारा विस्थापन होता है उसके मध्य जो एंगल है वो आपको बताना कितना होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो हमारा कार्य का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा एफ डी कोस थीटा होता है। यदि दोस्तों आपको इन दोनों के मध्य कोण निकालना हो यानी कोस थीटा का इज इक्वल टू जाएगा हमारा डब्ल्यू अपॉन में एफ डी। दोस्तों कार्य का मान आपको 25 दिया हुआ है, एफ इंटू डी का मान हो जाएगा 25 गुना 10 से। तो दोस्तों ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 1/2। और हम जानते हैं दोस्तों कोस के अंदर जो 1/2 होता है वो 60 डिग्री का मान होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारा बल एवं वस्तु की जो दिशा में जो बनाया गया कोण होगा उनके मध्य कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि 10 केजी द्रव्यमान को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 सेकंड में ले जाने में गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य है। यहाँ दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई एक बॉडी है दोस्तों, उसका मास है 10 केजी, उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट दोस्तों 1 मीटर की हाइट तक ले गया जाता है। तो आपको बताना कि जो वर्क डन कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो बल गुना विस्थापन होता है। दोस्तों यहाँ पर इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा हमारा mgo नीचे की ओर। दोस्तों इसके विरुद्ध जो इसको कार्य किया जाएगा नहीं दोस्तों, विरुद्ध कितना
गुना विस्थापन लिया गया हो डी। तो दोस्तों हमारा जो किया गया कार्य हो जाएगा वो बल गुना विस्थापन है, यानी बल हो गया हमारा mg और विस्थापन हो गया हमारा डी। दोस्तों आपका m का मान आपको दिया हुआ है 10 है और g का मान अपन जानते हैं 9.8 होता है और दोस्तों विस्थापन आपको दिया हुआ है 1 मीटर। तो इस प्रकार से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 98। दोस्तों जो किया गया कार्य हो जाएगा वो जाएगा 98 जूल। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक कण पर F इज इक्वल टू 5I3J न्यूटन बल लगाने पर यह मूल बिंदु से एक दूसरे बिंदु तक जिसकी स्थिति R इज इक्वल टू 2I-1J मीटर है विस्थापित होता है, तो कण पर किए गए कार्य का मान होगा। यानी दोस्तों आपको बताना कि कोई हमारा एक कण है, उस पर यदि इतना बल लगाया जाता है तो वह मूल बिंदु से दोस्तों हमारा R1 यानी दोस्तों ये जो स्थिति है इस पर पहुंच जाता है। तो यानी कि दोस्तों आपको बताना कि इस पर किया गया वर्क डन कितना होगा। तो दोस्तों हमारा ये हो गया इसका विस्थापन है और दोस्तों ये हो गया कि इस पर बल है और हम जानते हैं किया गया कार्य होता है दोस्तों वो होता है एफ डॉट डी। यानी दोस्तों फोर्स एवं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है उसका यदि अपन डॉट मल्टीप्लाई करते हैं नहीं अदिश गुणन करते हैं तो हमारा कार्य प्राप्त होता है। दोस्तों इन दोनों का यदि अपन डॉट मल्टीप्लाई करेंगे 5 का 5 5 दूनी 10 -3 1 कम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्राप्त हो गया 7, वो भी प्लस का। तो इसके कारण जो किया गया कार्य हो जाएगा वो जाएगा हमारा प्लस का 7 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 55वां क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है कि एक तार का बल नियतांक k है जबकि अन्य तार का 2k है। जब दोनों तार समान लंबाई के हैं तब समान लंबाई तक खींचे जाते हैं तो किए गए कार्य होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि दोस्तों हमारे कोई दो तार हैं, उन दोनों के दोस्तों बल नियतांक वो पहले का k है और दूसरे का 2k है। यदि दोस्तों इसको समान लंबाई तक खींचा जाता है तो आपको बताना है वो वर्क डन होगा इन दोनों के लिए दोस्तों वो उसके अंदर अन्य संबंध क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यदि किसी तार को अपन x दूरी तक खींचे जाते हैं और यदि उसका बल नियतांक k हो तो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो 1/2 kx² हो जाता है। दोस्तों यानी कि जो पहले के लिए जो कार्य हो जाएगा तो अपन देखते हैं यहाँ से दोस्तों आपको पता होगा कि जो वर्क डन है वो k के समानुपाती हो गया, यानी कि बल नियतांक के समानुपाती होता है। तो हमारा जो W1 अपॉन में W2 हो जाएगा वो हमारा K1 अपॉन में K2 हो जाएगा और इसका मान आपको दिया हुआ 1/2। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो W2 बराबर प्राप्त हो जाता है वो 2W1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी बी वाला। दोस्तों जो दूसरे तार के ऊपर जो कार्य किया जाएगा वो पहले का 2 गुना होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो बल नियतांक है वो भी हमारा 2 गुना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि आपको एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक k है को 1 सेंटीमीटर तक खींचने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा यूं है, यदि इसे 4 सेंटीमीटर दूरी तक खींचा जाए तो स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया, आपको एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग नियतांक k है और यदि उसको 1 सेंटीमीटर तक खींचा जाता है तो इसकी जो हमारी स्थितिज ऊर्जा है यानी पोटेंशियल एनर्जी है वो यूं है, यदि इसको अपन 4 सेंटीमीटर तक खींच दें तो आपको बताना है इसकी जो नई पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो स्थिति ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 kx² होता है और यहाँ से अपन देखते हैं कि जो u होती है वो x² के समानुपाती है। तो u2 अपॉन में जो u1 हो जाएगा वो हमारा x2 का स्क्वायर अपॉन में x1 स्क्वायर हो जाएगा। x2 का मान आपको दिया हुआ है 4 तो ये हो जाएगा 16, x1 का मान आपको दिया हुआ है 1 तो ये हो जाएगा 1 है, यानी जो u2 इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 16u1 है। यानी दोस्तों यदि हमारी u1 का मान u है तो u2 का मान हो जाएगा 16u, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यदि अपन विस्थापन को 4 गुना बढ़ाएंगे तो हमारा जो स्थिति ऊर्जा होगी वो कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 16 गुनी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 57वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है यदि रेखीय संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यानी दोस्तों आपके पास कोई बॉडी है उसका मोमेंटम यदि 50% इंक्रीज कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमें बतानी है कितनी इंक्रीज होगी। दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो p² के समानुपाती होती है। तो इसके कारण काइनेटिक एनर्जी में जो हमारा दोस्तों प्रतिशत में चेंज होगा यानी E2 - E1 अपॉन में E1 मल्टीप्लाई सो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन में
P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। दोस्तों यदि अपन मानते हैं कि दोस्तों P1 का मान यदि 100 है तो दोस्तों यदि इसको 50% बढ़ाया गया है तो यानी कि 50 बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 150 है। तो दोस्तों दोनों को अपन यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको अपन करेंगे सोल्व। दोस्तों यहाँ पर इसका स्क्वायर करने में हमें दिक्कत होगी, तो यदि अपन दोस्तों यदि P1 का मान 10 मानते हैं तो यदि 50% बढ़ाया गया है तो फिर कितना हो जाएगा हमारा 15 है। तो दोस्तों इन दोनों के मान से अपन इसको सोल्व करेंगे तो P2 का स्क्वायर यदि 15 का स्क्वायर अपन करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होता है 225 है। इसमें से घटाएंगे P1 का स्क्वायर यानी 100 और इसको डिवाइड करेंगे P1 के स्क्वायर से यानी 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो दोस्तों यदि हमारे निकल कर आता है तो 225 में से अपन 100 घटाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 125 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों यदि आपको संवेग में परिवर्तन दिया हुआ हो प्रतिशत के अंदर और काइनेटिक एनर्जी में प्रतिशत में परिवर्तन पूछे तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा और आप P1 एवं P2 का मान दोस्तों आपके यदि P1 का मान कुछ भी मान सकते हैं और जितना दोस्तों आपको बढ़ाया गया है उतना P2 का मान बढ़ा देंगे और ये फिर यदि आप फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी वो आपको निकल कर आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी 125% है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि m द्रव्यमान की एक गेंद v वेग से गतिशील है तथा एक अनंत द्रव्यमान की दीवार से टकराती है तथा टकराने के पश्चात गेंद उसी वेग से लौट आती है तो गेंद द्वारा दीवार पर संपादित कार्य है। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि एक अनंत दीवार यानी दोस्तों बहुत लंबी दीवार है, यदि इस पर एक m द्रव्यमान की गेंद v वेलोसिटी से जाती है दोस्तों, टकराने के बाद वापस से v वेलोसिटी लौट आती है तो आपको बताना कि इसके द्वारा दीवार पर किया गया कार्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी 0, क्योंकि दोस्तों ये जिस वेलोसिटी से जा रही है उसी वेलोसिटी से वापस आ गई। यानी दोस्तों जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी और आते वक्त काइनेटिक एनर्जी समान है दोस्तों, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है 0। और हम जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दोस्तों जो होता है वही हमारे किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि 10 kg का एक पिंड है, उसको 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो नीचे आने पर यानी गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो F×D होता है। दोस्तों यहाँ पर बल के रूप में कौन सा कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल, यानी गुरुत्वीय बल होता है दोस्तों हमारा mg यानी भार के बराबर है। तो बल का मान तो हो जाएगा हमारा mg और विस्थापन हो जाएगा हमारा d। तो दोस्तों m का मान आपको दिया हुआ है 10 और g का मान हो जाएगा 9.8 है और विस्थापन का मान आपको दिया हुआ है 10 मीटर। ये तो इसको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों आपका प्राप्त हो जाएगा 980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों सी वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों यह गुरुत्वीय के विरुद्ध नहीं किया जा रहा है। गुरुत्वीय की यानी दोस्तों हमारा जो बल होता है वो नीचे की ओर होता है, उसी के डायरेक्शन में किया जा रहा है तो किया गया कार्य हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि विस्थापन और जो फोर्स है दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोस्तों यदि इसको अपन 10 मीटर की ऊंचाई पर लेकर के जाते तो हमारा सी वाला हो जाता, क्योंकि यह गुरुत्वीय के विरुद्ध कार्य होता, लेकिन अब गुरुत्वीय के डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 60वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि m द्रव्यमान का एक पिंड विराम से प्रारंभ होकर नियत बल के अधीन d दूरी तय करता है तो इस पिंड द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है और वह नियत बल के द्वारा d दूरी तय करता है तो आपको बताना कि जो किया गया कार्य होगा यानी दोस्तों इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी के ई, वो आपको बताना कि द्रव्यमान के सापेक्ष किस प्रकार से संबंधित होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों यह द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं होगी, एम से स्वतंत्र होगी, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यदि बल का मान भी दोस्तों हमारा नियत हो और दोस्तों हमें दूरी भी यानी नियत दी हुई है यानी डी दूरी ही तय करता है तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी की दोस्तों किए गए कार्य के बराबर होती है वो होती है हमारी F×D। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो F भी नियत है डी भी नियत है तो इस फॉर्मूले कहीं पर भी M नहीं है तो दोस्तों ये द्रव्यमान से स्वतंत्र होगी, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। यदि दोस्तों आपको ये देता कि दोस्तों यानी कि जो वेलोसिटी है वो समान है, यदि वेलोसिटी समान होती तो उस कंडीशन में अपन ये फॉर्मूला लगाते 1/2 mv² है तो वहाँ पर दोस्तों यह m के समानुपाती हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें बल एवं विस्थापन नियत दिए हुए हैं, यदि बल एवं विस्थापन नियत दिए हुए हैं तो उस फॉर्मूले में कहीं पर भी m नहीं आता तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो m से स्वतंत्र हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है,
दोस्तों 61वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग को एस दूरी तक खींचने में स्थितिज ऊर्जा 10 जूल है। इस स्प्रिंग को 5 दूरी तक यानी दोस्तों एस दूरी तक और खींचने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि यदि कोई स्प्रिंग है, यदि दोस्तों इसको एस दूरी तक खींचा जाता है तो इसकी जो स्थिति ऊर्जा है वो है 10 जूल। यानी दोस्तों इसकी स्थिति ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगी हमारी 1/2 के एक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी के एस स्क्वायर है। तो हमारी ये कितनी दी हुई है आपको 10 है। और दोस्तों यदि इसको एस दूरी और खींच दें तो आपको बताना है कि यहाँ पर स्थिति ऊर्जा की कितनी और आवश्यकता होगी। दोस्तों डेल्टा पी का जो मान होता है हमारा वो याद रखना होता है, वो 1/2 के S2 का स्क्वायर माइनस S1 का स्क्वायर है। दोस्तों यहाँ पर आपको S2 का मान कितना दिया हुआ है 2S और S1 का मान कितना दिया हुआ है S है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 के 3h स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 1/2 के एच स्क्वायर का मान दिया हुआ है। तो इसको यदि अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 को, तो दोस्तों हमारा प्राप्त हो जाएगा 30 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों इसी वीडियो के साथ हमारे जो वर्क एनर्जी एवं पावर एवं जो हमारी टक्कर यानी संगठक हैं उसके दोस्तों ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं आपको कल एक नए टॉपिक के साथ यानी नए टॉपिक की एमसीक्यू के साथ। जब तक सभी को जय हिंद दोस्तों।